टीचिंग एंड लर्निंग, यानी वो जरूरी अनासिर जो मौसिर तदरीस के लिए जरूरी, और उसके बगैर तदरीस मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हमारी इस पूरी डिस्कशन के बाद आप बहुत क्लियरली एजुकेशन की नीड को बयान कर पाएंगे। मेरी इस डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह आप एजुकेशन को न्यू डायमेंशन में कैरेक्टराइज कर पाएंगे। और इस्लाम का जो मिशन है, मैं इस्लाम के मिशन को एज ए रिलीजन नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम का जो मिशन है, इसकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, इसको प्रॉपरली स्पॉट कर पाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि यूनिवर्सलिटी के एतबार से इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पूरे लोग अडॉप्ट कर लेते, लेकिन अजीब बात है कि हमने वो मैदान पूरा क्रिश्चियन मिशनरीज के हवाले कर दिया और वो लोग इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग इस्तेफादा करने वालों में। अब वो पूरी चक्री हमको फेरना है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, वो हमें एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करना है। बहुत अफसोस होता है मुझे जब इस्लामिक एजुकेशन के नाम पर, इस्लामिक ब्रांड के नाम पर हम लोग खुद अपनी कम्युनिटी में, अपनी बंद ठुलिया में गुड़ फोड़ते हैं। नहीं, हमें एक ऐसे अल्टरनेटिव निज़ाम की तरफ आगे बढ़ना है जहां जो 1000 साल तक हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने दुनिया को दिया था, विदाउट कम्युनलाइजिंग इट, आई एम सेइंग विदाउट कम्युनलाइजिंग इट, तो वो दौर फिर आना है, आएगा, और मुझे यकीन है कि आएगा इंशाल्लाह। तो ये काम आपको करना है कि यू हैव टू स्पॉट द मिशन ऑफ इस्लाम, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द विजन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। आप अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और सबसे अहम बात यह है, मैं आमतौर पे एक एक्सरसाइज कराता था मेरे इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं बात आपको सिर्फ एक जुमले में कह रहा हूँ, आप उसको याद रखिए। सबसे अहम बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ विजन होना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो ख्वाब देखता हूँ, मैं अपने अल्फाज में आपके सामने अगर कह दूँ तो बहुत ब्लर्ड इमेज क्रिएट होता है। लेकिन अभी आपको एक एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एक्सरसाइज क्या है वो बता दूंगा कि आई विल गिव वन फोटो और फिगर टू एनी वन ऑफ योर टीचर्स एंड एज ए लीडर उनको 8 लोग मैं देता हूँ, मान लीजिए कि वो उनकी क्लास है, और वो सिर्फ अपने वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से उन 8 लोगों से उस तस्वीर को उतरवाएं। एक स्केच मैं दूंगा आपको और आप सिर्फ अपने जबान के इस्तेमाल से उसे उन 8 लोगों से उतरवाएं। मुमकिन नहीं है, आप उतरवाने की कोशिश कर लीजिए, आपको मालूम होगा एक से एक नमूना तैयार होगा। और यही काम हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ विजन, आपका विजन अलग है, एज ए टीचर आपका विजन अलग है, एज ए गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट का विजन अलग है, एज ए गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट का विजन अलग है, और एज ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का विजन अलग है, और टीचर का विजन अलग है, और स्टूडेंट तक पहुंचते पहुंचते विजन की बात लग जाती है। तो ये जो हम आपको कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव टू इलुसिडेट द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इसको आप बांध दीजिए। कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीरों में नहीं मिलेगा, आप थोड़ी देर सोच लेंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसका 2 तकरीरें जो होगी उसके अंदर पूरा मवाद है आपके लिए। एक अच्छे टीचर के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यहाँ स्टेज पर ठहर बोलना बहुत आसान है, लेकिन वाकई उसको मैं अपने क्लास के उस 40-50 मिनट्स के अंदर ईमानदारी से, अगर मैं ईमानदारी से उतना ही कर लूं जितनी मेरी जिम्मेदारी, तो इनकलाब आ जाएगा। इंडिया कैन बिकम द लीडर इन एजुकेशन। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी कि हर टीचर, प्राइमरी प्री प्राइमरी टीचर हमारा, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी कि उसे क्या करना है बीएड में, टीटीसी में, और अब तो जो है ना सीआई में पीवाईपी के जरिए से और आईबी के ट्रेनिंग कोर्सेज के जरिए से ये ट्रेन करने की कोशिश की जाती है कि टीचर को क्या करना है। मैंने तकरीबन बीएड की पूरी किताबें ट्रांसलेट की, 42 बुक्स मैंने ट्रांसलेट किया है, करवाया है अपने साथियों से, और बीएड स्टूडेंट की तरह से हर किताब को मैंने पढ़ा है। तो मुझे ये हासिल हुआ कि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इस बात की है कि वो 40 मिनट्स कैसे गुजारे, 1 घंटा या 40 मिनट्स का जो पीरियड हमारा होता है वो कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए बाकी का पूरा आपके सामने महल तामीर होता है। तो हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं कि एजुकेशन का पर्सपेक्टिव क्या है, हम पहले गुफ्तगू करें। एजुकेशन, बहुत सारे डेफिनेशन होंगे आपके पास, मैंने उस पर जो है ना कोई मिसालें की भी तैयारी नहीं की है, लेकिन एजुकेशन का बिल्कुल आम फहम जो कंसेप्ट होना चाहिए, हमारे हर इंटरव्यू में हर प्रिंसिपल
लेवल के हर जो ना एजुकेशन लीडर के साथ पहला सवाल हमारा ये रहता है कि हाउ डू डिफाइन एजुकेशन। एजुकेशन से आप क्या मुराद है? आप एक टीचर है तो आप क्या मुराद है? आप ही पूछिए, आप पूछिए, आपको दिलचस्प जवाब मिलेंगे। आप आपस में पूछिए, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए कि तालीम होता किसको कहते हैं। आपको बहुत अजीब वगैरह जवाब मिलेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हमें उसे डिफाइन करना चाहिए। मैंने 6 पॉइंट्स डिफाइन किए, आपको मैं वक्त की कमी की वजह से उसमें बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ना हर पॉइंट पर मैं एक्टिविटी करा सकता हूँ। एक्टिविटी के जरिए से वो बात दिल में रह जाती है, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो समझ में आता है। और ये प्रैक्टिकल चीजें कहाँ होती है मैं बताऊं आपको। हम में से शायद ही कोई हो जिसको घर में बच्चे ना, हर टीचर को बच्चे होते हैं, लेकिन पैमाने बदल जाते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि पैमाने बदल जाते हैं और एक बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम यूटोपिया में जी रहे हैं, फर्जी चल रहे। मैं आज के इनोवेटिव कामों के ऊपर तनकीद कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के जरिए। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने की यानी एक्टिविटीज का जो है काम जो है ऊपर से नीचे तक कॉपी हुआ। यानी जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स आए, उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर माहौल को आम कर दिया, तो अब गवर्नमेंट भी कॉपी कर रही है। आपने वो सुन लिया है, खालिद भाई ने इतना दे दिया आपको कि टेक्नोलॉजी के जरिए से कुछ चीजें आ रही है, लेकिन किस किस्म की घटिया क्वालिटी के साथ आ रही है आप देखिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट हमको तैयार कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट बच्चे को टीचर की तारीफ से दे दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को घर में अम्मा, अब्बा, बड़ी बहन, ताया, चीचा सबकी मदद से ताउन से बच्चा तैयार करता है, टीचर को लाकर देता है, उसकी ग्रेडिंग हम करते हैं। तो ये क्या लर्निंग हो रही है? एक्टिविटी लर्निंग है क्या? एजुकेशन क्या है एक्चुअली? तो मैंने डिफाइन किया है। पहली जिम्मेदारी है तदरीस की, तालीम की, कि वहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। बच्चे में क्या है? एक गलत किस्म का माहौल पूरा बना हुआ है रैंक्स का। स्कूल की तिजारत के लिए रैंक्स आए हैं, पॉलिटिशियंस के जेब भरण करने के लिए रैंक्स आए हैं। कौन सा नंबर 1 रैंक है जो इस वक्त कम्युनिटी में सर्व कर रहा है? बताइए आप मुझे। पिछला 30 साल का एनालिसिस करके बताइए। 30 इयर्स नंबर 1 रैंक इन एमबीबीएस, नंबर 1 रैंक इन IIT JEE या नंबर 1 रैंक इन एमसेट। सिर्फ नारायणा चैतन्य XYZ स्कूल कॉलेजेस के कैंपसेस को भरने के लिए जो ना हम लोग इस गिमिक का शिकार हैं। तो पहला जो काम है एजुकेशन का, एजुकेशन इज एक्चुअली टू आइडेंटिफाई द हिडन टैलेंट ऑफ एनी स्टूडेंट। द सेकंड एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट तालीम क्या है? तालीम नर्चरिंग है। एक लफ्ज इस्तेमाल किया और काफी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नर्चरिंग। नर्चरिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, बता वो वीडियो में बताता अगर वक्त होता तो। देखिए, नर्चरिंग की मिसाल आप यूं समझ सकते हैं कि कुम्हार या पॉटर जो है ना घड़े बनाता है, वो चक्का फिरता है, उसके ऊपर मिट्टी का एक पूरा मड रखा जाता है और उसके बाद वो एक खास शेप में जो है ना पूरे सुराही और जो है ना रंजन और पॉट बनाता है। आप देखेंगे हर घड़ा एक ही शक्ल का होता है, हर सुराही एक ही शक्ल की होती है, साइज एक, शक्ल एक, सेम। तो ये है पॉटरिंग। और दूसरी चीज वो होती है एक बागबान, गार्डनर होता है जो मुख्तलिफ बीज लेकर बोता है और वो बीज में कोई अपने ज्यादा जो है ना उंगलियां नहीं करता है, उसे पानी देता है, उसे दवाएं देता है और उसके बाद वो बीज अपनी सलाहियत से निकलकर कोपल बनता है, छोटे से पौधे की शक्ल में तैयार करता है, फिर उसके बाद वो जो है दरख्त बन जाता है और उसका दुनिया को फल देता है। तो ये नर्चरिंग जो है गार्डनिंग है, नर्चरिंग पॉटरिंग नहीं। पॉटरिंग क्या है? एमसेट है। पॉटरिंग क्या है? IIT JEE है। पॉटरिंग क्या है? नीट है, जिसमें इंसान के मेमोरी बेस पर पूरी उसकी जो है ना डेवलपमेंट की बुनियाद रखी जाती है और किसी के कामयाबी या नाकामी को जो ना हम जज करते हैं। एंड ऑल ऑफ अदर डूइंग दैट ओनली। मैं भी कर रहा हूँ। मैं अब अगर जूनियर कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं हैदराबाद में, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा सवाल था कि अगेंस्ट द फिलॉसफी जाके हम कितना सस्टेन करेंगे। जो चल रहा है सिक्का रायजुल वक्त, उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा, बहुत सारी गालियां भी आपको सुनना पड़ेगा।
तीसरी और सबसे अहम चीज एजुकेशन है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए मैं एक फ्रेज देता हूं, आपको याद रखिए। इनोवेशन इज नथिंग बट डेयरिंग, क्रिएटिविटी इज नथिंग बट डेयरिंग। हम अक्सर हमारे अच्छे तर्जुमों में सुनते हैं, अरे ये बात मेरे दिल में भी थी, अरे ये काम मैं भी कर सकता था। तो ये जो डेयरिंग करता है पर वो इनोवेटिव काम हो जाता है, और हम डेयरिंग नहीं करते, इसके आगे नहीं जाते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो तखलीक किया क्रिएटिविटी डेयरिंग, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एजुकेशन इज नथिंग बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वेयर यू पुट योर चैलेंज स्टूडेंट्स इन चैलेंज, उसके सामने चैलेंजेस रखते हैं और वो चैलेंज से निकलने की आदत उसके अंदर पैदा करते हैं। बड़ी अजीब बात है कि बड़े बड़े स्कूलों में, अभी एक बड़े कॉलेज से मेरा बच्चा जो है अभी 12th एग्जाम निकल आया है, वो कह रहा था कि अब ये लोग IIT के लिए तो हमको रटाते हैं, फॉर्मूले रटाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन IP के लिए पूरी मार्क्स कॉपिंग होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट कोई खास चीज नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन की अहमियत हो गई। तो मेरे एक दोस्तों, जहां पर लर्निंग एक्सपीरियंस से दूर हो जाए, जहां सिर्फ मेमोरी को सबको समझा जाए, वहां पर प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिलते हैं सोसाइटी को। इसीलिए बच्चा बाप को ATM और मां को नौकरानी समझ रहा है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एजुकेशन, और एज ए रिजल्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ये BEd की टर्मिनोलॉजी, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल टैलेंट्स, ऑल स्किल एरियाज हैज टू बी डेवलप्ड प्रॉपर्ली, तब जाकर बच्चा अपना मुकाम पैदा करता है। और द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गिव दिस वर्ल्ड अ बेनिफिशियल लीडर। अब ये दोनों चीजें जो ये 5-6 पॉइंट मैंने जो आपको बयान किए हैं, इन बुनियादों पर पूरी मगरिब की एजुकेशन है। अमेरिका में 2 वक्त गया, वहां के सरकारी स्कूलों के अंदर ये पूरी फिलॉसफी है। वो स्कूल को ग्रेड मिलता है जहां से कम्युनिटी बेनिफिशियल लीडर्स उभर कर आते हैं, और वहां प्राइवेट एजुकेशन चुरमुरा गई है, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में आला तरीन सलाहियत के लोगों को बहुत ही टाइट निजाम में रखा जाता है। प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह प्रोफेसर की तनख्वाह से ज्यादा है। बात है कि वहां रिजल्ट अलग मिलेंगे, वहां बच्चे को यानी एक बहुत ही फ्रेजाइल आइटम, बहुत ही प्रेशियस आइटम कैसा देखा जाएगा, ना कि अब हम जो कुछ कर रहे हैं। हमारे सामने बच्चा एक बाई प्रोडक्ट है, बच्चा एक चैलेंज है टीचर के लिए। वो टीचर वो बेवकूफ बच्चा साबित होना, या नहीं तो उसको कामयाब बनाना है, तो उसको अच्छा रैंक लाना है। तो टीचर क्या करता है, क्या करती है कि 9th तक जहां जो है ना इवैल्यूएशन बहुत हमारे रूल्स होते हैं, उसको ग्रेड्स देती है, पेरेंट्स को पुश करते हैं हम लोग, और झूठ बोलते हैं हम लोग, अंदर से भी आदी हो गए हम लोग कि हम लोग जो है ना पेरेंट्स को हैप्पी करना है, क्योंकि क्लास का रिजल्ट अच्छा आना है। क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर हेडमास्टर हमारी क्लास से हेडमास्टर भी अगर नहीं क्लास दिया तो कम्युनिटी छोड़ेगी नहीं, पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारी जान निकल जाएगी। लिहाजा बच्चे को 9th तक ढकेल देते हैं। जो ड्रॉप आउट हमारे पास 10th तक का है, वो ड्रॉप आउट उसी वजह से। आपको मालूम है ड्रॉप आउट रेट क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़िए, डू नॉट जस्ट टॉक अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट इस वक्त हमारे पास कंट्री में तकरीबन 65%। यानी 100 बच्चे अगर आपके पास नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th तक पहुंचते सिर्फ 35 रह रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हमारे उस डेलिबरेट छूट के नतीजे में हो रहा है जो हम एक्चुअली नहीं करना चाहिए। हमारे स्कूलों में हमने इसको एक चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, बहुत पेरेंट्स से गालियां भी खाए हम लोग कि टीचर्स को मैंने कहा कि देखो तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। मेरी बेटी आप मेरे स्कूल में पढ़ती है, तो मैंने कहा कि मेरी बेटी को भी जो है ना आप जो है ना कोई गलत मार्क्स मत दीजिए, जो है वो दीजिए। अगर 3rd में 4th में 5th में हमें मालूम हो जाए कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर वीक है, तो नेचुरल बात है कि पेरेंट्स तवज्जो दे सकेंगे और स्कूल तवज्जो देंगे। तो ये है एजुकेशन, और इस एजुकेशन के नतीजे में लीडर्स पैदा होते हैं, इस एजुकेशन के नतीजे में मिरेकल्स पैदा होते हैं। अब हमारे पास इस तरह की एजुकेशन 3 इडियट्स के अंदर है, या इस तरह की एजुकेशन तारे ज़मीन पर है, फिल्में बन रही हैं। यानी हम अभी शऊर की उस मंजिल पर नहीं आए हैं जहां हमें प्रैक्टिकली वो काम करना है। हालांकि हर क्लास के अंदर डिस्लेक्सिया के मुब्तला स्टूडेंट आपको नजर आते हैं, हर क्लास के अंदर स्लो लर्नर, अरे अजीब इस्तिलाह है, स्लो लर्नर की कोई इस्तिलाह ही नहीं है।
दुनिया का कोई बच्चा स्लो लर्नर नहीं है। और उसकी मिसाल मैं देता हूं। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा अभी रिसेंटली जो वायरल हुआ है हसन अली का। हसन अली का जो काम है, अगर मैं बोलूं तो आपको याद समझ में आ जाएगा कि वो इस वक्त बीटेक और एमटेक के बच्चों को डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। 8वीं का स्कूल है, 8वीं स्कूल का बच्चा है, हमारे स्कूल में हो रहा है। हम लोग उसका नाम लेकर तिजारत नहीं कर रहे। वो स्कूल का इंतहाई स्लो लर्नर है, स्कूल का इंतहाई स्लो लर्नर है, लेकिन उसके बाप ने और कुछ टीचरों ने एक उसका टैलेंट आइडेंटिफाई किया तो वो पूरे मुल्क का दूसरा सबसे पसंदीदा नौजवान बन गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो लोग इनोवेशन के अंदर सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो लोग कोई बहुत अच्छे परफॉर्मर स्टूडेंट नहीं है। देखिए हमारे स्कूलों में जो लोग परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम उनका इवैल्यूएशन हम मेमोरी बेस पर करते हैं। कितना याद किया है, मुझे याद है कि हमारे बचपन में हम जब चाचा वाचा के पास जाते थे तो बच्चों को फौरी आगे करके उस वक्त कहा जाता था कि बेटा वो दुआ यादें सुना दो, वो सूरा सुना दो, वो फलाना राइम सुना दो। तो ये आपकी मेमोरी की टेस्टिंग है और मेमोरी का रोल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो 20% है। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे पास इस मुल्क के अंदर खास तौर पर जो रोड लर्निंग मेथड है वो ये है कि आप आंसर्स को कॉपी कीजिए, इतने आंसर्स को आप रिपीट कीजिए कंटिन्यूअसली। IIT JEE में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। बच्चे कबूतरों की तरह छुप छुप के पढ़ते हैं और फिर उसके बाद लर्निंग के ऊपर हम किसी को पास और किसी को फेल कराते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे बेहतरीन माइंड्स को हम दया कर रहे हैं जो हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट्स हो सकते थे। तो अब इसकी बुनियाद पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम एक टीचर के तौर पर देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, मैं सिर्फ आपको 5 नुकाती फार्मूला दूंगा, वो याद रख लीजिए। उसके ऊपर आप खुद भी अपने एक्सरसाइज बना सकते हैं। हमने उस फार्मूले पर काम किया और वो फार्मूला मेरा दिया हुआ नहीं है। आज से तकरीबन कई साल पहले 1975 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरब में और फिर उसके बाद एक और उसका जो है कंटिन्यूएशन हुआ तो इसका 10 साल पहले वो यूके में हुआ। तो ये माहिरीन एजुकेशनिस्ट हजरात ये पूरे जमा हुए और इन्होंने पूरा हर पर्सपेक्टिव को देखा कि कैसे जो है ना हम इफेक्टिव एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करें और उन्होंने जो फार्मूला दिया वो 5 नुकाती फार्मूला है। नंबर 1, एज ए टीचर आप यकीन मानिए इस पर प्रैक्टिकली अमल करके देखिए। नंबर 1, द एजुकेशन शुड बी मीनिंगफुल। क्यों पढ़ रहे हैं बच्चा, क्यों पढ़ रहा है, कुछ तो मकसद होगा ना। आप बच्चे को छोटी सी उम्र से ये बताइए कि बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो। ये बड़ा जुल्म हुआ है इस पूरे इंसानियत पर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जिसमें इंडिया भी आता है। चाइना खाली उसे एजिटेट कर रहा है, अभी तक नहीं निकल सका चाइना भी। वो जो ग्लोबल गिमिक है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रिप रखने वाले ममालिक हैं या कंपनियां हैं उनके लिए स्किल्ड लेबर तैयार किया गया। ये जो हमारे पूरे प्रोफेशनल कोर्सेज है ना वो वही काम कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर। और इंडस्ट्री कैसे डायनामाइट होती है उसकी मिसालें हमारे सामने। आपको याद होगा आज से 40 साल पहले पूरे चेन्नई के सॉफ्टवेयर के लोग जो है ना अमेरिका में डोमिनेंट थे, लेकिन गुज़िश्ता 10 या 12 साल पहले अचानक एक झटका लगा और पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को वहां से खाली कर दिया गया। तो उनकी कंपनियों में हमारे लोग हायर लेवल पर नहीं, बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। अरब कंट्रीज के अंदर हमारे लोग बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। लीडरशिप लेवल नहीं है, प्लानिंग लेवल नहीं है, इनोवेटिव लेवल नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल सिचुएशन से ज्यादा आपको ग्रोथ भी नहीं देते। तो ये जो ऑब्जेक्टिव चेंज किया गया वो ये था, जिसमें हमारे कोठारी कमीशन और इसके बाद के दीगर कमीशन भी आए। मेरे इस पर बहुत बड़ी तनकीद है कि इन कमीशन ने भी इसको पूरा विजुअलाइज नहीं किया जैसे करना चाहिए कि हमने तालीम को कैरियर से जोड़ दिया। आप अगर टीचर नहीं होते ना, यकीन मानिए अल्लाह गवाह है, मेरा दिल कहता है आप बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हो। अगर आप एक टीचर नहीं होते ना तो आपकी सलाहियतों के एतबार से आप बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हो। लेकिन आप
और उसमें आपकी सलाहियत महदूद हो गई, एक रूटीन चक्री चल रही है मंथली इनकम की, और उसी में कैलकुलेट कर रहे हैं। डेयरिंग स्टेप करने वाले लोग कामयाब। इंफोसिस माइक्रोसॉफ्ट से टूटकर निकली थी, विप्रो डायनामिक स्टेप का नतीजा है। और आपको मैं यकीन से बोल रहा हूं कि पैसा मसला नहीं है, दम है तो वही तालीम का मैदान आपको करोड़ों दे सकता है। लेकिन आप एक मकसद के तहत अगर गए हैं तो वो अजीम कुर्बानियां। अगर आप पैसा कमाने गए तो मेरी तनकीद आप पे। अगर आप एक मकसद के तहत गए वहां पर, अगर आप एक जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप एक इंपैक्टफुल टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको वो काम करना होगा कि एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाइए। मेरे नजदीक झाड़ के नीचे बैठा हुआ वो टीचर जिसके बदन पर पूरे कपड़े भी नहीं, वो अगर बच्चे को बामकसद तालीम दे रहा है तो वो उस टीचर से ज्यादा अजीम है जो किसी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर पढ़ा रहा है। मकसदियत आपके अंदर क्या ना है। आई एम वेरी क्लियरली सेइंग कि अगर आप तालीम को बामकसद बनाना चाहते हैं तो पहले आपको बामकसद बनना पड़ेगा। क्यों आप अपने आप की जान जला रहे हैं बड़े बोझल कदमों के साथ, सुबह की नींद की आंखों को लिए, थकन के माहौल में जाकर कुछ घंटे स्कूल में गुजारकर वापस आते हुए आपको क्या एहसास है, जुर्म नहीं होता है? पहला और सबसे अहम फीचर, एसेंशियल फीचर है जो आपको इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है। एजुकेशन शुरू भी नहीं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके दिल में नहीं आता है कि उस सब्जेक्ट का जो ना माहिर कोई बने, कोई नोबेल प्राइज दिया उसके अंदर। भाई आप जो नॉलेज दे रहे हैं, रोल चेंज हो गए टीचर के। आज से 20-25 साल 30 साल पहले जो ना टीचर एक इंफॉर्मेशन गिवर था, टीचर एक फैसिलिटेटर बना। अब आप क्या देंगे? उस्ताद गूगल आपसे ज्यादा बच्चे को दे दे रहे हैं, उस्ताद विकिपीडिया आपसे ज्यादा दे रहे हैं। अभी आपको मालूम भी नहीं होगा, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने स्वयं शुरू किया है, तो स्वयं स्कूल की सतह पे आ गया है। आप सब लोग लिख लीजिए, स्वयं बिल्कुल नई स्कीम है। हमारे पास यूनिवर्सिटी में तो आगे थी, लेकिन अब स्कूल पे आ गया। और बच्चों को ये बात आइंदा के टीचर्स के लिए चैलेंज है, ये बात आइंदा के टीचर्स के लिए चैलेंज है कि अगर बच्चा मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई से मुतमईन नहीं है, तो उन्हें आप जाके घर में शिकायत नहीं करेगा, उन्हें हेडमास्टर को नहीं बोलेगा, उन्हें जाएगा स्वयं में आपके उस सब्जेक्ट को उस क्लास के साथ अपने आप को रजिस्टर करेगा और पढ़ के आके आपको हैरान करेगा, मैं तो पढ़ाई नहीं थी लेकिन इतना अच्छा पढ़ लिया है बच्चा। तो मसलियत कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर बच्चा मैथ में अच्छा है, उसे बताइए कि दुनिया में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसका मुस्तकबिल कहाँ है। अगर बच्चा सोशल साइंस में अच्छा है, उसे बताइए कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल हो सकता है, मकसदियत। अगर बच्चा साइंस में अच्छा है, उसे बताइए कि इंसानियत की फलाह न्यूक्लियर बॉम्ब में नहीं, छोटी उम्र में दीजिए। आपको मालूम है, मैं एक एक्सरसाइज पढ़ रहा था कि इसराइल के स्कूलों में तीसरी जमात के बच्चों के लिए एक होमवर्क दिया हुआ था, और उसमें बच्चे को सवाल यह था कि $30 मिलियन में कितने सिफर होते हैं। 30 मिलियन में कितने सिफर होते हैं। सवाल बड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन मैं बताऊं, वो तीसरी जमात में मालूम हो गया 30 मिलियन भी कोई चीज है। विजन देखिए कि कहां तक ले जा रहा है। तो ये जो अप्रोचेस हैं, ये अप्रोचेस हमको अख्तियार करना है, हम जो बनाना है, हमारे देश को जो बनाना चाहते हैं। आप ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई कम्युनल बन रहा है, मुस्तकबिल का कम्युनल लीडर बन रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर कोई दहशतगर्द बन रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर कोई मुजरिम बन रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई साइंटिस्ट अगर बन रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर कोई कंट्रीब्यूटर बन रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। तो दोस्त टीचर्स हु आर गिविंग एजुकेशन विद पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वो मीनिंगफुलनेस उसके अंदर होता है कि जो लैंग्वेज पढ़ रहा है, पढ़ाइए ना। अगर कोई जो है ना तेलुगु का अच्छा है तो उसे बताइए कि वेमना पतियालू क्या चीज है, तुम अल्टरनेट वेमना बन सकते हो। अगर कोई उर्दू का अच्छा शायर बनना है तो गालिब, मीर और इकबाल बनाइए ना आपने। क्यों से मीनिंगफुलनेस से छोड़ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो आपकी टीचिंग के लिए जरूरी है वो है इंटीग्रेशन। ट्रूली स्पीकिंग, ये फीचर भी बहुत बुरी तरह हमने ह्यूमिलेट किया है टीचर। वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग टीचिंग विद सोसाइटी। अब देखिए इंटीग्रेशन के कितने, मैं कई एक्सरसाइज करा सकता हूँ। इंटीग्रेशन विद टाइम, हमारे माजी से और हमारे मुस्तकबिल में, हमारे माजी से हमारे मुस्तकबिल में।
आप ट्रैफिक का आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो माजी के बारे में बताएंगे कि ये सहूलतें नहीं थी, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में बताएंगे कि आपको पेट्रोल की सेविंग कैसे करनी है। इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन विद टाइम, इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट। आप क्या समझते हैं मैथ्स वाले लैंग्वेज से कोलैबोरेट नहीं कर सकते? टर्मिनोलॉजी वहीं से तो इवॉल्व होती है। जुनैद साहब आपका मैदान है, हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी जबान में इवॉल्व होती है। सोशल साइंसेस और जो ना साइंस का क्या रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता तोड़ देने का नतीजा है कि बच्चा दिमाग में अभी से बम बनाने की सोच रहा है, वो हेल्थ साइंस में जाने की नहीं सोच रहा है। इंटीग्रेशन विद सोसाइटी, आपके घर के साथ जो ना उसको जोड़िए। बच्चे को वालिदैन जाने के बाद जो उसकी नोटबुक चेक करते हैं, उसके बजाय ये चेक करें कि मेरा बच्चा स्कूल में सीखकर जो आ रहा है क्या वो मुझे घर में नजर आ रहा है, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, ये है इंटीग्रेशन। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी टीचिंग में होना चाहिए वो इंटीग्रेशन। पहली मैंने क्या कही थी, देखिए अभी बोल रहे हैं मीनिंगफुल। दूसरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के और कई एस्पेक्ट हैं। इंटीग्रेशन कई तरह से किया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मजबूत करना, अगर उर्दू में बोलूं, कोरिलेट करना, रिलेशन बनाना। हम सब कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, अकबर, अरे भाई अकबर के जमाने में भी अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसे आज से जोड़िए कि अगर मैं आज अकबर को पढ़ाऊंगा तो आज अकबर की सेकुलर माइंडसेट को पढ़ाऊंगा कि कैसे जो ना उसने जो ना तमाम रिलीजन के अंदर जो ना इक्वालिटी कायम की। मैं अकबर की जंगों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री को भी जो है ना पॉजिटिव पढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज है, तीसरा एलिमेंट है वैल्यूज, अफ्तार। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारे स्कूल में एक टीचर प्री प्राइमरी की, वो कच्चा घर और पक्का घर एक लेसन पढ़ा रहे हैं, कच्चा घर और पक्का घर। तो उसने उसके लेसन प्लान में वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट किया और उसने अपना एक लेसन प्लान बनाया। वो लेसन प्लान चेक हुआ, सब कुछ हुआ, अपनी जगह वो लिखा हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्री प्राइमरी के बच्चों को लेकर गई और गलियों में जाते जाते उसने बात छोटियों की तरफ इशारा किया कि बेटा ये कच्चे घर है, और बिल्डिंगों की तरफ इशारा किया कि बेटा ये पक्के घर है, इसे आरसीसी कहते हैं। और फिर उसके बाद उसने कहा कि देयर इज सम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पक्का घर पीपल टुवर्ड्स कच्चा घर पीपल। हमारे नबी ने ये किया था। हमारे नबी गरीबों के साथ इस तरह से रहते थे, बेटा साल में जो कुछ हम कमाते 2.5% निकाल के कच्चे घर वालों के लिए रखना है हमको। आपके घर में जाओ और जाके बोलो अबू को कि 2.5% ज़कात देते हम लोग। क्या हम लोग चैरिटी करते? तो कितने कॉन्सेप्ट्स और कितने वैल्यूज को जो उसने किया। उसने कहा कि कच्चे घर में चीजें नहीं होती, इसलिए बाद में लोग चोर बन जाते। चोर से नफरत मत करो, चोरी खराब है, चोर खराब नहीं है। छोटी उम्र के बच्चे को सिखा रही है और ग्राउंड पर जाकर सिखा रही है। तो ये चीज है तीसरा इंपॉर्टेंट, वैल्यूज। इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज इन योर लेसन। आप कसम खा लीजिए कि आज के बाद एक लेसन भी मैं विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैल्यूज नहीं पढ़ाऊंगा। चौथा एलिमेंट जो मैं इफेक्टिव टीचिंग में महसूस करता हूं, उसका भी वीडियो बताता हूं मैं, फिर कभी बताऊंगा, वो है एक्टिवनेस। आप खुद देख लीजिए आपके क्लास में जाने के बाद बच्चों के चेहरे पे रिएक्शन कैसा रहता है। अम्मा आ गए मैडम, अब पूरा बोर होना है, या अरे मैडम नहीं आए अभी तक, बुला के लाओ जाकर। आप क्लास में गए, चेहरा एकदम टाइट है, करके टेंशन हुए, बच्चा कहां से एक्टिव रहेगा? मेक योरसेल्फ फ्री 100% फ्रॉम एवरी प्रेशर एंड थिंक दैट देयर इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू। कि जो आपके सामने बच्चे हैं वो पूरी क्लास लाइवली होना है। आपको इंतहाई गिफ्टेड चाइल्ड से लेकर इंतहाई स्लो लर्नर तक, मैं ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करता हूं लेकिन राय से इसलिए बोल रहा हूं, इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना है। यहां पे आपकी पर्सनालिटी इनकॉर्पोरेट होती है कि हाउ इनोवेटिवली, हाउ क्रिएटिवली। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक स्कूल में एनुअल डे हो रहा था, तो वहां पर बहुत बड़े हाइट और बॉडी के जो बच्चे रहते हैं, खासतौर पे मेल्स, उनके बारे में रहता है पढ़ते नहीं मजदूर है, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल ने क्या 11-12 बच्चों को ऐसे निकाल दिया कि साहब इन लोगों को अगर हम जाके स्टेज पे छोड़े तो ये लोग स्कूल का नाम बदनाम करके छोड़े। हमारे डायरेक्टर ने क्या किया,
उन बच्चों को ले लिया और लेके उन बच्चों को जय हो सॉन्ग पर स्क्रिप्ट बनाकर पेश किया और वो हमारे एनुअल फंक्शन का सबसे हिट आइटम। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्ले ए वाइटल रोल। आप अगर मां हैं तो अपने पहले बेटे या बेटी के पैदा होने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी रहती ना, एवरीडे क्लास में जाते वक्त दूसरे नंबर तीसरे नंबर तक थोड़ा कम आता, इसलिए मैं फर्स्ट चाइल्ड बोल रहा हूँ। पहला बेटा या बेटी जब पैदा होती है तो कैसा एक फीलिंग रहती है हमारे, तो वो फीलिंग आपको क्लास में एक्टिव बनाती है। अगर वो नहीं है तो फिर वो, अभी मैं आपको जो कह रहा हूँ, हम लोग बहुत बड़े मिराकल्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये चैलेंजेस हमको भी हैं। हम हमारे टीचर्स को कंटिन्यूअसली इस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मौका मिला मुझे तो मैं इस प्राइज को आप तक ला रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली करिए, प्रैक्टिकली देखिए, बोरिंग क्लास और एक्टिव क्लास। अच्छा, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ाइए, वो जंप करना चाहते करने दीजिए, रेड टाइम उनका एग्रेशन निकाल दीजिए। बाद बच्चे ऐसे रहते जो क्लास में बेंचों पे चढ़ के कूदते रहते खाली, तो वो उनका एग्रेशन है, इंटरनल एग्रेशन। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे ना तो उनके घर में या कहीं पर उनका गुस्सा है जो निकल रहा है क्लास, वो हिट करते हैं बच्चों को, मारते हैं। तो अब अगर टीचर है आप, अगर उसको कंट्रोल नहीं करें तो सारी क्लास डीएक्टिवेट होती, तो उसको उसके काम पे लगाना और बाकी बच्चों को दूसरे काम पे लगाना। वैरायटी, तो आपके पास प्रिपरेशन है ना, उतने आइडियाज रहना क्लास में जाने के। आप खुद उठ के जो है ना चले गए बगैर नाश्ते के 2 मिनट देर से, जल्दी जल्दी, अनप्रिपेयर्ड, नेचुरली आपकी क्लास डीएक्टिवेटेड। द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, चैलेंजेस रखिए बच्चों के सामने, बच्चे को चैलेंजिंग सिचुएशन में दीजिए। तो अब बच्चा कैसा है ये याद रख लीजिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी फॉरेनर्स हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी फॉरेनर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी नेटिव है। तो आपको वो चीज मालूम भी नहीं होगी। बच्चा पैदा होते वक्त उसको नोकिया के पूरे फंक्शन मालूम रहते हैं। जैसे उसको डिलीवरी रूम से बाहर आते ना, उसको पूरा जो है ना एयरटेल मालूम है, उसको पूरा जो है ना सारी चीजें मालूम है। तो नतीजा ये होता है कि 3 साल का बच्चा आपका आपके स्मार्टफोन पे आपको वो फंक्शन बताएगा जो आपको भी नहीं मालूम है नहीं। तो ऐसे बच्चे को चैलेंज देना है। तो वो जमाना मेरा जब प्रोफेसर साहब खाली जो है ना एक चिट्ठी पकड़ तैयार कर लेते थे एक लेसन की, और वो 30-30 साल तक चलती थी, इसलिए कि न्यूटन लॉ कोई चेंज होने वाला था ही नहीं। और अब सूरत हाल हो गई जुनेद साहब कि अब जुनेद साहब को खुद तैयारी करना पड़ता है, हाजिर साहब को खुद तैयारी करना पड़ता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे ना जाए, हम उससे एक स्टेप आगे रहें, तभी आप उसको चैलेंजिंग सिचुएशन में ला सकते हैं। मैं ये 5 पॉइंट का फॉर्मूला आज मैंने आपको किया, ये मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, ये बहुत ही बड़े हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आउटपुट है, जिसे हमने हमारे स्कूलों में विवेक फार्मूले के तहत जो अडॉप्ट किया है। इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल हमारा जो है ना हैदराबाद में चल रहा है, वहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं दावत देता हूँ अगर आप में से कोई यहाँ पर हमारे स्कूलों को आना चाहे तो आए। हमारे 2 डायरेक्टर आपके सिटी से हैं, अभी वजाहतुल्लाह आफाक यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमारे एक डायरेक्टर हैं, अब्दुल रफीक लतीफ़ी साहब हैं, वो हमारे एक डायरेक्टर हैं। आप आइए और ये जो काम हम कर रहे हैं उन कामों को देखिए और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे। कुछ काम हम अच्छे कर रहे हैं, कुछ काम हो सकता है कि हम आपसे लर्न करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। आज के इस जमाने में अगर ये 5 प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट कर लें, विवेक, मीनिंगफुल, इंटीग्रेटेड, वैल्यू बेस्ड, एक्टिव एंड चैलेंजिंग, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम करेंगे हम। उसके बाद जो टेक्निकल आपको नॉलेज दी जाती है, वो सारी नॉलेज इतनी बड़ी है कि हफ्तों लगते हैं, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं उसमें हम एक्सपर्ट बनने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ 5 मिनट अगर आप दिल पे हाथ रख के गौर करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे हमको हासिल होंगे।